नमस्कार। मोबाइल रिपेयरिंग के अंतर्गत आने वाले इन वीडियो में अब हम जो मोबाइल में चिप जो होती है उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं उन पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज से हम जो सामने आपको मोबाइल में जो पीसीबी दिखाई दे रही है उसमें जो कंपोनेंट्स हमको जो छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स जैसे कुछ दिखाई देते हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स हैं। इन्हीं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने काफी इन विषयों पर चर्चा कर चुके हैं। इन कंपोनेंट्स पे रेजिस्टेंस, ट्रांजिस्टर, कंडेंसर वगैरह पे हम चर्चा कर चुके हैं। इसीलिए हमने एक टीवी की एक प्लेट भी सामने रखी हुई है ताकि हम कंपेयर कर सकें, क्योंकि जो मोबाइल की जो पीसीबी होती है उसमें जो कंपोनेंट्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत बारीक होते हैं, उसका बड़ा रूप आपको टीवी की प्लेट में दिखाई देगा। इसलिए कंपैरिजन के लिए हमने वो प्लेट भी सामने रखी हुई है। तो आइए शुरुआत करते हैं कि ये जो मोबाइल की जो पीसीबी है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उनका क्या काम होता है। तो आइए शुरू करें। हाँ, आज हम देखेंगे चिप कंपोनेंट्स। मोबाइल बोर्डों पर लगे हुए चिप कंपोनेंट्स क्या होते हैं और उनका कार्य क्या होता है, और इसके अलावा उनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट्स क्या है और इसको क्या कहा जाता है। तो जैसे कि सबसे ज्यादा मोबाइल बोर्ड हो या इलेक्ट्रॉनिक किसी भी सर्किट होते हैं, उन पर हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा संख्या रेजिस्टेंसों की, कंडेंसरों की बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे कि हम आज चिप लेवल और नॉर्मल रूप से जो सबसे पहला जो कंपोनेंट्स की बात करेंगे वो होगा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस आकर होता क्या है और दिखता कैसा है और उसको किस तरीके से पहचाना जाता है। तो उसके पहले हम एक टीवी सर्किट है, टीवी सर्किट्स पे लगा हुआ रेजिस्टेंस बताएंगे और उसके माध्यम से आपको चिप कंपोनेंट्स रेजिस्टेंस बताया जाएगा। तो हम देखेंगे सबसे पहले टीवी सेट की एक प्लेट एक किट है। इसमें आप देखेंगे ये कलर वाले जो लगे हुए कंपोनेंट्स, इनको रेजिस्टेंस बोला जाता है। ये देख सकते हैं आप, ये कलर टाइप के हैं, ये सब रेजिस्टेंस कहलाते हैं। इसके अलावा और भी देखेंगे आप, ये देख सकते हैं आप, इनको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये उसी के बाजू में भी कुछ कुछ रेजिस्टेंस, हाँ, जो आपने बताए हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंस इसमें लगे हुए हैं, अलग अलग कलरों के होते हैं। सबसे ज्यादा सर्किटों में ये देखा जाता है कि रेजिस्टेंस प्लस कैपेसिटर यानी कंडेंसर वगैरह की संख्या काफी हद तक होती है। और ये चाहे टीवी की किट हो या मोबाइल के बोर्ड हो, ये इन कंपोनेंट्सों का काफी हद तक लगा रहना बहुत देखा जाता है। तो ये जो होते हैं कलर में जो दिख रहा है आपको, ये सभी रेजिस्टेंस कहलाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये इनको रेजिस्टेंस कहते हैं। इन पे जो कलर हैं, इनके वैल्यू के आधार पर इनके कलर जो डिपेंड है, इन कलरों के आधार पर इनके मान प्लस वैल्यू निकाली जाती है, जो नॉर्मल रूप से आप देख सकते हैं ये। ठीक है, अब इसके बाद ये जो रेजिस्टेंस होते हैं, रेजिस्टेंस का कार्य होता है धारा के मार्ग पर अवरोध करना। धारा का मतलब क्या? धारा मतलब जो होती है विद्युत धारा जो फ्लो होती है, करंट, हाँ, उनके मार्ग पर अवरोध करना। अवरोध मतलब होता है रुकावट जो करती है वो ये रेजिस्टेंस होते हैं। तो ये जो लगती है धारा के मार्ग पर, तो वह बहने वाली धारा के मार्ग पर इनका रुकावट का कार्य होता है। करंट को यदि बहने से रोकना ही है तो फिर इनकी करंट बहाने की जरूरत ही क्यों है? मतलब ये है कि रेजिस्टेंस की जरूरत ही क्यों पड़ती है? नहीं, ऐसा होता है कि अलग अलग सेक्शनों में ये लगे रहते हैं और सभी सेक्शनों में हमको सप्लाई भेजना पड़ती है। तो किसी जगह कम सप्लाई, किसी जगह ज्यादा सप्लाई, मतलब अलग अलग सेक्शनों के आधार पर जो सप्लाई डिवाइड की जाती है, उसके आधार पर रेजिस्टेंस की आवश्यकता हमें बहुत ही जरूरी पड़ती है, ताकि उसके माध्यम से ही जितनी धारा जिस कंपोनेंट्स पे चाहिए, जिस सेक्शन में चाहिए, तो उस अनुसार रेजिस्टेंसों को लगा करके हम उतनी धारा फ्लो करवाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे चिप कंपोनेंट्स। अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेजिस्टेंस देखे, अब आप देखेंगे मोबाइल बोर्ड पर लगे हुए, जो कि मेन मकसद हमारा मोबाइल बोर्ड पर बताने का है। तो मोबाइल बोर्ड पर हम रेजिस्टेंसों की पहचान किस प्रकार से करेंगे वो आप देखेंगे। आप सबसे पहले आपको हम दिखा दें यहाँ पर कि एक कंपोनेंट जो ब्लैक टाइप के होते हैं और आजू बाजू व्हाइटपन बना होता है, वो रेजिस्टेंस कहलाते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप, थोड़ा सा इसको आप देखें, ये जैसे ये रेजिस्टेंस देखिए, ये लगा हुआ कंपोनेंट्स,
ये रेजिस्टेंस है। इसके अलावा ये जो लगे हुए हैं इस टाइप के ब्लैक और बाजू में व्हाइटपन है। नहीं देखिए, अच्छा वही रखा हुआ है आपने? हाँ वही रखा हुआ है और हम क्लियर आपको दिखा सकते हैं। एक बार उस पे थोड़ा सा रख के बताएं ना सर, आप क्या बताना चाहते हैं? 1 मिनट, यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए आप, ये दिख रहा है एक, ये रेजिस्टेंस है ये। अच्छा ये रेजिस्टेंस है? हाँ ये रेजिस्टेंस है और ये थोड़ा बड़ा है, इससे और छोटे वाले रेजिस्टेंस भी होते हैं, मतलब इस तरीके के बारीक रेजिस्टेंस भी होते हैं ये। अच्छा यहाँ पे, यहाँ पर एक फिर से बताएं सर। ये लगा हुआ रेजिस्टेंस है। नहीं वो तो देख लिया, उसके बाद नीचे, उसके बाद छोटे रेजिस्टेंस आप ये देख सकते हैं, ये लगे हुए हैं। एक मिनट, अच्छा ये भी रेजिस्टेंस? ये भी रेजिस्टेंस है ये, ओके, है ना? ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, बीच में ब्लैक है और आजू बाजू इसकी सोल्डिंग टाइप का व्हाइटपन बना रहता है ये। तो यही पहचान भी है कि इनको पहचानने का इसी तरीके से पहचाना जाता है इनको। अच्छा, ये ब्लैक कलर का बना हुआ और आजू बाजू सोल्डिंग का व्हाइटपन बना रहता है, ये देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस कहलाते हैं। ठीक है, इन्हीं को रेजिस्टेंस बोला जाता है। ये क्या होता है, ये रेजिस्टेंस भी जो बोर्डों में रहते हैं छोटे बड़े भी रहते हैं। ऐसा नहीं रहता कि यदि ये इतना बड़ा है तो इससे हल्का सा और बड़ा भी आ जाता है रेजिस्टेंस, और इससे और छोटे छोटे साइज के रेजिस्टेंस, जैसे आपको 3 साइजों का रेजिस्टेंस हम दिखा सकते हैं। ये देखिए, एक थोड़ा बड़ा ये रेजिस्टेंस है, इसके बाद थोड़ा छोटा रूप ये है, ये देख सकते हैं आप, ये ठीक है। इसके बाद ये देखिए उससे और छोटे छोटे रेजिस्टेंस, ये ओके, ये और छोटे रेजिस्टेंस ये होते हैं। लेकिन ये चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, सब चिप रेजिस्टेंस ही आएंगे और इनका कार्य भी वही होता है जो आपने टीवी सर्किट के जो प्लेट सर्किटों में जो अलग से और किट देखी है, उन रेजिस्टेंसों का जो कार्य आपने जाना कि उनका कार्य धारा के मार्ग पे अवरोध करना होता है, इसी प्रकार इन रेजिस्टेंसों का कार्य भी धारा के मार्ग पे अवरोध करना ही होता है, चाहे ये बड़े हों चाहे छोटे हों या उससे छोटे हों। अब ये डिपेंड होता है सर्किट पे कि कहां सर्किट पे कितनी विद्युत धारा की जरूरत होती है, वोल्टेजों की। एक सवाल आ रहा है, हाँ, कि अभी आपने 3 अलग अलग साइज के रेजिस्टेंस उसमें बताए हैं। हाँ, ये सारे रेजिस्टेंस का मान एक ही है या अलग अलग मान? नहीं, सभी के मान अलग अलग होते हैं। तो कोई भी इसके आधार पे इनके मान अलग अलग? हाँ, साइजों के आधार पर तो देख ही सकते हैं, कैपेसिटी के आधार पर सब अलग अलग लगे हुए हैं। ये सबकी कैपेसिटी है, जिस कैपेसिटी के हिसाब से यहाँ यदि बड़ा होना चाहिए तो बड़ा लगा है, और कैपेसिटी के हिसाब से कम होना चाहिए तो कम लगा है, और उससे और कैपेसिटी कम वाले चाहिए जहां पे सर्किटों में कम कैपेसिटी की आवश्यकता है वोल्टेज करंट की, तो वहां पर इससे भी कम वाले लगाए जाते हैं। कि अगर बड़ा रेजिस्टेंस है तो उसका मान भी ज्यादा होगा? हाँ, मान भी ज्यादा होगा, और ये भी हो सकता है यदि मान ज्यादा भी नहीं है तो इनमें क्या होता है, करंट कैपेसिटी की क्षमता होती है, पावर कुल मिला के, तो पावर के आधारों पर भी ये बड़े छोटे यूज किए जाते हैं। यदि वैल्यू बराबर भी है लेकिन वहां पर करंट कैपेसिटी ज्यादा है तो उस अनुसार इनको अलग अलग टाइप से लगाया जाता है ना? तो रेजिस्टेंस को कैसे हम उसको मेजर कैसे कर सकते हैं, नाप कैसे सकते हैं रेजिस्टेंस को? इनपे वैल्यू तो ये रहता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों में तो वैल्यू कॉमन रहती है कि उनपे हम इनके लिए कलर कोड सारणी के आधार पर वैल्यू निकाली जाती है। इनके लिए हमें जो होता है इनके सर्किट बोर्डों की सहायता लेनी पड़ती है। इनके सर्किट्स आते हैं, मार्केट पे उपलब्ध रहते हैं, उन सर्किटों के आधार पर आप इसकी वैल्यू क्लियर पता कर सकते हो कि कितनी वैल्यू का है, और उसी के आधार पर फिर हम दूसरा कंपोनेंट्स बोर्ड सर्किट देख करके हम चेंज कर सकते हैं। इसमें क्या इसको मल्टीमीटर से इसको नहीं नाप सकते? नहीं, क्या होता सर्किट में अगर हम देखेंगे तो उसमें तो एक जो आइडियल रेजिस्टेंस जो होना चाहिए उसका रहेगा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस खराब है, हाँ, कैसे पता चलेगा कि वो रेजिस्टेंस खराब है? तो फिर उसको हमको नापना पड़ेगा ना? नहीं, कैसे उसकी वैल्यू नापेंगे? ये जो होता है सर्किट पे डिपेंड रहता है। ये सर्किट क्या होता है कि जो भी इसका सर्किट्स होता है सर्किट पे लगे होते हैं, और उसमें ये देखा जाता है कि जब इसको वोल्टेज कैपेसिटी दी जाती है तो उस आधार पर पता ये चल जाता है कि पहले तो ये जानना पड़ता है कि फॉल्ट क्या है हमारा। जब हमको पता चल जाता है कि फॉल्ट हमारा नेटवर्क का है,
सिम का फॉल्ट है कि सेट डेट का फॉल्ट है। फिर वहां तक ये देखा जाता है कि यहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है। यदि वहां पर हमें देखने मिलता है कि रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो उस रजिस्टर उतने लेवल तक का सर्किट हमें चेक करना पड़ता है। सर्किट एक हमें ये देखना पड़ता है ब्लॉक डायग्राम से मिलाकर के उतना सर्किट हमें ट्रेस करना पड़ता है। ट्रेस करते हुए हम वोल्टेज कैपेसिटी तक जाते हैं। यदि वहां पर वोल्टेज हमें प्राप्त नहीं होता है, जहां पे मेन वोल्टेज जहां पे मिलता है, तो वहां तक हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। वहां वोल्टेज हमें नहीं मिलता है तो उसके रास्ते में जो भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, चाहे रेजिस्टेंस हो, कंडेंसर हो, उनको निकाल के हम दूसरे कंपोनेंट से मैच करवा के लगा के देखते हैं। तो फाइनली वो बीप कंटिन्यूटी टेस्ट के द्वारा ही चेक करते हैं। हाँ, बीप कंटिन्यूटी टेस्ट हो गई या वोल्टेज रीडिंग वगैरह हो गई, जो मल्टीमीटर से वोल्टेज टेस्टिंग हो गई है या कूल टेस्टिंग हो गई है, ये 2-3 विधियां होती हैं जिनके आधार पर इनको ट्रेस कर करके बदला जाता है। और फिर उसके आधार पर उससे लगा हुआ कंपोनेंट्स क्या है उसको भी देखा जाता है। जब हमें उस कंपोनेंट्स पे डाउट होता है तो हम सेम वैसा ही सर्किट देख करके, बोर्ड देख करके दूसरा रिप्लेस करते हैं इस पे रेजिस्टेंस पे। सर, ये रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, इसको कैसे नापने के लिए? रेजिस्टेंस की इकाई ओम होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट इकाई ओम होती है। उस वैल्यू पर रेजिस्टेंस की इकाई ओम होती है, उस वैल्यू पर ये इनको मतलब जाना जाता है ओम के आधार पर। अगर बाजार में हमको रेजिस्टेंस अगर खरीदना है, लेना है, तो हमको क्या बोलना पड़ेगा? तो वहां पर हमको रेजिस्टेंस, जिस वैल्यू का रेजिस्टेंस है उस वैल्यू का हम ले जा करके मार्केट पे लेते हैं। लेकिन जहां तक मोबाइल कंपोनेंट्स की वैल्यू की बात है, चिप कंपोनेंट, तो ये पॉसिबल इतना नहीं हो पाता है। इसके लिए हमें सेम दूसरे बोर्ड एडजस्ट करना पड़ता है। अच्छा, दूसरी प्लेट से? हाँ, उसकी तो ये जो मार्केट में लेने की बात होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो बड़े आकार के होते हैं, ये वाले, इनकी वैल्यू के आधार पर मान देख करके आप मार्केट से अवेलेबल कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल कंपोनेंट्स के चिप कंपोनेंट्स की बात है तो इसके लिए हमें एक दो बोर्डों के लेकर के उनके सर्किट के माध्यम से इनको हम रिप्लेस करते हैं जान के, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ये देखें कि हम ये मार्केट पे ये ले जाए मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। ठीक है, ठीक। तो दोस्तों, आपने इसमें देखा ये रेजिस्टेंस के बारे में शायद इतना समझा है कि रेजिस्टेंस का काम धारक मार्ग के अवरोध, करंट के रास्ते में बाधा उत्पन्न करना है। और साधारण भाषा में बोले तो कोई भी चीज को जितनी करंट की आवश्यकता है उसको उतनी ही करंट पहुंचाता है। यही एक रेजिस्टेंस काम है। आइए अगले कंपोनेंट पे चर्चा करते हैं। हाँ, अभी आपने देखा जैसे रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस के बाद आएंगे हम कंडेंसर पे। कंडेंसर जो कि इसको कैपेसिटर भी बोलते हैं। तो कंडेंसर भी मुख्य रूप से 2-3 प्रकार के होते हैं और भी अन्य प्रकार के भी होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो कंडेंसर है, कैपेसिटर होते हैं जो यूज किए जाते हैं, उनका क्या तरीका होता है, उनकी वर्किंग क्या होती है और उनको पहचाना किस प्रकार से जाता है। सबसे पहले हम बड़े स्तर के कंडेंसरों की बात करेंगे जो कि एक बड़े रूप में होते हैं। जैसे ये प्लेट सर्किट है। इस प्लेट सर्किट में भी कई प्रकार के कंडेंसर होते हैं। जैसे कि ये भी लगे हुए हैं, इनको भी कंडेंसर बोलते हैं। ये लगे हुए हैं, ये भी कंडेंसर कहलाते हैं। ये लगे हुए हैं, ये भी कंडेंसर कहलाते हैं। चूंकि हम ऐसे में थोड़ा सा हमको डिटेल्स जानने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम आपको मोबाइल कंपोनेंट्स के चिप कंपोनेंट्स तक में लाने के लिए एक सहूलियत तरीका बताएंगे कि जैसे आप इसमें क्या होता है, कंडेंसर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्लस माइनस वाला इलेक्ट्रोलाइटिक कंडेंसर होता है और एक सिंपल कंडेंसर होता है, ठीक है। तो मोबाइल कंपोनेंट्स पर जो हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे वो सिंपल कंडेंसर है हमारा। सिंपल कंडेंसर का मतलब होता है जिसमें प्लस और माइनस नहीं होता है। तो इसी में भी सिंपल कंडेंसर, आपके ये सब सिंपल कंडेंसर कहलाते हैं। लेकिन आपके मोबाइल सेटों के चिप कंपोनेंट्स में केवल एक प्रकार का सिंपल कंडेंसर आपको देखने मिलेगा, ठीक है। वो आप देखेंगे कि सिंपल कंडेंसर कौन सा होता है। अब आप देखिए, ये देखिए लाइन से जो लगे हुए हैं यहां पर, ये देखिए आप, ये सब ब्राउन कलर के हैं। यहां पे देख रहे हैं आप, ये ब्राउन टाइप के जो लगे हुए हैं ये सिंपल कंडेंसर होते हैं। सिंपल कंडेंसर सिंपल इसलिए बोला गया है इनको क्योंकि ये इनमें प्लस और माइनस नहीं होता है। सर, एक बार और थोड़ा सा इंटीमेट कर दे, कौन से वाले हैं कंडेंसर? ये देख रहे हैं आप,
ये लाइन से जो लगे हुए हैं ना, अच्छा ये कंडेंसर में बहुत सारे दिख रहे हैं आपको, ये जो लाइन से, पूरी लाइन से कंप्लीट सिंपल कंडेंसर ही है। ठीक है, इस सिंपल कंडेंसर इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें प्लस और माइनस का संकेत चिन्ह नहीं होता है। इनको जब भी आप चेंज करते हैं तो आप किसी भी साइड से इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें वो दिक्कत नहीं होती कि प्लस देख के लगाए या माइनस देख के लगाए हम। अब इनका यूज क्या है, जैसे आपने पहचान लिया कि ये सिंपल कंडेंसर है, अब इसका यूज जो होता है सिग्नलों से संबंधित होता है। सिग्नल मतलब क्या होता है, जैसे सिग्नल हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिग्नल को भेजना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो सिग्नल अनयूजफुल सिग्नल होते हैं जिनको हमें अलग करना पड़ता है सर्किटों में ही लगे लगाए, तो उस दिशा में भी ये सिंपल कंडेंसरों का यूज होता है कि जो भी हमारे अनयूजफुल जिनका सिग्नलों का यूज नहीं होता है, उन सिग्नलों को भी रिजेक्ट करने के लिए इन सिंपल कंडेंसरों के सर्किटों की सहायता ली जाती है। तो ये सिंपल कंडेंसर ऐसा नहीं होता कि खाली इसको सिग्नल पे लगा दिए तो अलग करने लगा, ये एक सर्किट पे डिपेंड करता है। सर्किट, सबके सर्किट अलग अलग बने होते हैं कि सिम सर्किट होता है, नेटवर्क सर्किट होता है, पावर सर्किट होते हैं, ऐसे अन्य प्रकार के सर्किट्स होते हैं। उन सर्किटों पे जहां पर सिग्नलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, उन सर्किटों पे कोई सिग्नल को रिजेक्ट करना है, तो वहां पर सिंपल कंडेंसर्स लगे होते हैं। उनकी सहायता से जो यूजफुल सिग्नल नहीं होते उनको भी रिजेक्ट कर सकते हैं। नए सिग्नल भी उत्पन्न करना रहता है, तो इन कंडेंसरों के साथ साथ जो हमारा सर्किट होता है, उन सर्किटों में यदि कैपेसिटर लगे होते हैं तो उनके माध्यम से हम नए सिग्नलों को भी जनरेट करते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमने ये देखा आपने सिंपल कंडेंसर, जो कि यहाँ पर क्लियर आपको देखने मिल रहा है। ये सिंपल कंडेंसर, जी हाँ। और भी दूसरे प्रकार के कंडेंसर भी होते हैं कैसे? नहीं, इसी में तो ये बड़े और छोटे इसी प्रकार के कंडेंसर्स होते हैं। फिर कुछ आते हैं लेकिन वो आराम से पहचान में आ जाते हैं। यदि आपको ये पहचान में आ जाते क्लियर, तो अन्य दूसरे भी आप थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, क्योंकि बोर्ड होते हैं, बोर्डों में जैसे रेजिस्टेंस है, कंडेंसर है, हर बोर्डों में जैसे कई प्रकार के बोर्ड आते हैं, थोड़ा बहुत कलरों में डिफरेंस है या कुछ ऐसे, तो वो काम करते करते, ट्रेस करते करते वो चीज हमको क्लियर समझ में आ जाती है। थोड़ा बहुत चेंजेस भी है तो हम समझ सकते हैं। सर, जैसा आपने बताया सिंपल कंडेंसर में को पीसीबी पर कनेक्ट करते समय हमको पॉजिटिव और नेगेटिव ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है, तो रेजिस्टेंस में भी ऐसा ही होता है? हाँ, रेजिस्टेंस में भी इसी प्रकार से है, उस पर भी प्लस और माइनस नहीं होता है, उनको भी आप किसी भी साइड से लगा सकते हैं। तो ये रहा कंडेंसर। हाँ, क्या ये कंडेंसर और कैपेसिटर में कुछ अंतर है क्या? नहीं, कैपेसिटर और कंडेंसर वो एक ही नाम है, उनको कैपेसिटर ही बोलते थे, कंडेंसर ही बोला जाता है ना, दोनों वर्डों से उसको जाना जाता है। तो टेक्निकली मैं समझ नहीं पाया, सिग्नल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हमको कंडेंसर्स की जरूरत होती है। हाँ, साधारण भाषा। हाँ, साधारण भाषा में। और केवल इतना भर नहीं कह सकते कि केवल कंडेंसर एक ही काम करता है। यदि वहां वर्ड यूज किया गया सिग्नल से संबंधित, ये वर्ड पे ध्यान देने वाली बात होती है कि यदि सिग्नल से संबंधित बोला गया तो जो भी वर्ड है, जो भी वर्क है, तो वहां पर जिस हिसाब से सर्किटों पे लगाए जाएंगे वो कंडेंसर, तो उस प्रकार की वो वर्किंग करेगा। और कुछ ऐसा भी होता है, कुछ वोल्टेज सीरीज पे भी लगे होते हैं कंडेंसर। ऐसा नहीं होता कि टोटल सिग्नल पे ही डिपेंड होते हैं, वोल्टेजों की लाइन पे भी लगे होते हैं, लेकिन वोल्टेजों पे भी सिग्नल और वोल्टेजों का सर्किट जो डिपेंड बना होता है, उस स्थान पर भी हमारे सिंपल कंडेंसर यूज किए जाते हैं। तो वहां पर यह सर्किट डिपेंड करता है कि जिस हिसाब से सिग्नल को आगे पहुंचाना है, तो वहां वोल्टेज भी है, किस प्रकार से कंपेयर करना है, ये एक सर्किटों पे ही डिपेंड होता है। तो हम केवल उसको एक रिपेयरिंग का ही साधन बना करके यूज करते हैं। सर, कंडेंसर क्या है, करंट को स्टोर भी करते हैं क्या? नहीं, वो कंडेंसर ये वाले नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कोई जो कंडेंसर, हाँ, चार्जिंग को डिस्चार्जिंग काम करते हैं। दूसरे प्रकार के कंडेंसर में एक और देखेंगे आप। ये भी हमने केवल सिंपल कंडेंसर के विषय में जाना, जो कि सिग्नल और वोल्टेज दोनों पे देख सकते हैं आप, सर्किटों पे, सर्किट के ऊपर डिपेंड होकर के काम करे जाते हैं।
तो दोस्तों रेजिस्टेंस और कंडेंसर के बारे में आप जान चुके हैं, बेसिक जानकारी आपके पास आ चुकी है। अभी एक और कंपोनेंट बाकी है, उस पर भी चर्चा करते हैं। हाँ, अब देखेंगे हम ट्रांजिस्टर। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर अपने आप में एक सेक्शन लेवल पे काम करता है ट्रांजिस्टर, क्योंकि क्या होता है, जिस प्रकार से आईसियां वगैरह होती हैं, जैसे आईसियों का यूज होता है, इसी प्रकार स्टार्टिंग से ट्रांजिस्टर भी एक ऐसा एक पर्टिकुलर एक सेक्शन का ही सर्किट डिपेंड होता है। वो बड़े स्तर के ट्रांजिस्टर जो हमने बहुत पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में बताए थे, ये ट्रांजिस्टर होते हैं, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये किसी एक पे रख दीजिए, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, ये ब्लैक कलर का जो ब्लैक कलर का, और इसमें 3 पॉइंट बने होते हैं। ओके, ये तीन पैर वाला, 3 इलेक्ट्रोड बोला जाता है इनको, 3 इलेक्ट्रोड वाला, हाँ, ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर, इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि ये सिग्नलों की शक्तियों को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। प्लस सिग्नल मतलब एक कहना चाहिए कि ट्रांजिस्टर एक अपने आप में, जैसे सेक्शन हमने बताया, कोई एक चीज के लिए विशेष काम करता है ट्रांजिस्टर। ठीक है, जैसे कि कुछ डेफिनेशन होती है जो कि हमने इलेक्ट्रॉनिक्स पे कुछ चर्चाएं की थी, जैसे एम्प्लीफिकेशन है, ऑसिलेशन है, डिटेक्शन है, कुछ वर्किंग मेथड बताई थी। जैसे एम्प्लीफिकेशन जो होते हैं, जैसे एक कम सिग्नल को पावरफुल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, और ऐसे कई प्रकार के मतलब स्टेजें होती हैं जिन पे ये काम करते हैं, ऑसिलेशन, डिटेक्शन वगैरह। इसी प्रकार से इन पे एक निश्चित हमें यदि एक ट्रांजिस्टर लगा देते हैं तो पूरा का पूरा वो सेक्शन जो है या एम्प्लीफिकेशन की पूरी वर्किंग है वो एक ट्रांजिस्टर पे भी डिपेंड करवा देते हैं हम लोग। सर, ये एम्प्लीफिकेशन क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन मतलब होता है कि एक कम मान के सिग्नल को शक्तिशाली मान के सिग्नल में कन्वर्ट करना। कोई भी यदि कम वैल्यू का सिग्नल है उसको पावरफुल में कन्वर्ट करने का काम हमारा ट्रांजिस्टर करता है। ठीक है, अच्छा। तो करंट को क्या प्यूरिफाई भी करता है क्या? करंट वोल्टेज के साथ साथ जो इसमें स्टेज जो होती है, स्टेज मतलब एक कंप्लीट सर्किट स्टेज होती है, जिस पर कि बिना ट्रांजिस्टरों पे वोल्टेज सिग्नल दिए हुए तो काम कर नहीं सकता। वो हमेशा ट्रांजिस्टर पे जब तक वोल्टेज और सिग्नल्स नहीं देंगे तो काम करेगा नहीं। तो जो हम सिग्नल्स देते हैं, जो भी स्टेज के काम करवाने के लिए जो सिग्नल्स दिए जाते हैं, उसी सिग्नलों को लेकर के पावरफुल बना करके एक कंप्लीट सेक्शनों को तैयार कर करके उस चीज को जिस चीज को हमें आगे बढ़ाना है, जिस वर्किंग के लिए इसको दिया गया है, तो ये अपने आप में उस वर्किंग को कंप्लीट कर करके उस कंप्लीट चीज को आगे भेजने का काम करता है ट्रांजिस्टर। सर, आप जो सिग्नल वर्ड का उपयोग कर रहे हैं, वास्तव में सिग्नल्स होते हैं क्या? सिग्नल जो होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि सिग्नल जैसे आज वेव्स, तरंग है ना, इनको एक तरंग के वेव्स के माध्यम से जानते हैं हम। जैसे वोल्टेज हो गया तो वोल्टेज तो एक विद्युत धारा एक अलग पहचान में जाती है, इसी प्रकार सिग्नल्स होते हैं। तो सिग्नल्स जो होते हैं एक वेव्स, तरंगें होती हैं, जो कि एक तरंग एक वेव्स, जैसे आज हम मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल पर जैसे नेटवर्क है, यदि जब तक वेव्स नहीं आएंगी, तरंगे नहीं आएंगी, तो हम जान नहीं पाएंगे कि नेटवर्क मिल रहा है ना। इसी प्रकार से टीवी चलाते हैं हम, टीवी में जब तक देखते हैं कि एंटीना पे सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, तरंगे नहीं आ रही हैं, वेव्स नहीं आ रहे, तब तक वो चैनल प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसी प्रकार से इन पर भी सिग्नल्स के रूप अलग अलग होते हैं कि जब तक वो नेटवर्क सिग्नल आएंगे, नेटवर्क सिग्नलों के बाद इनके अलग अलग प्रकार से सिग्नल्स रहते हैं कि जो कि नेटवर्क के सिग्नल बनाए गए हैं। जैसे नेटवर्क सिग्नल के लिए एंटीना वेव से हमें जो सिग्नल प्राप्त होते हैं तब नेटवर्क का काम होता है। तो नेटवर्क सिग्नल्स के माध्यम से बहुत सारे सिग्नल्स भी आते हैं जो कि मोबाइल वर्किंग के लिए यूज किए जाते हैं। जब नेटवर्क के थ्रू वो सारे सिग्नल्स आते हैं तो सिम सेक्शन चलाना है हमको, पावर सेक्शन चलाना है और आपके डिस्प्ले सेक्शन है, या बहुत सारे ऐसे सेक्शन चलाने हैं, तो उनके लिए नेटवर्क सेक्शनों के साथ साथ वो सारे सिग्नल्स हमको मौजूद हो जाते हैं जिनके माध्यम से वो चीजें वर्किंग होती हैं। तो सिग्नल्स के लिए अलग अलग तरीके होते हैं, नापने के अलग अलग मीटर्स आते हैं जिनके सिग्नल फ्रिक्वेंसियां चेक की जाती है। सिग्नल्स को नाप भी सकते हैं? हाँ, उनके फ्रिक्वेंसियां नापने के अलग अलग मीटर्स होते हैं, वेव्स, तरंगों नापने की फ्रिक्वेंसी नापी जाती है, फ्रिक्वेंसी नापने के। रेडियो FM वगैरह में भी वो लोग बना, हाँ,
हाँ, तो ये फिर बहुत बड़े स्तर पे हो जाता है कि जो तरंगे वगैरह नापी जाती है उनके वेव्स रूप जो होते हैं वो चेक किए जाते हैं। अच्छा। तो हम तो यहाँ पर केवल एक प्रैक्टिकल का एक छोटा मेथड होता है हमारा काम करने का, कि हमें तो एक रिपेयरिंग वर्क यूज करना है, तो हमें एक रिपेयरिंग के तौर पे काम करना पड़ता है ना, कि उस पे हम किस हद तक रिपेयरिंग कर सके और कितने अच्छे से उसको पहचान सके। बाकी तो वो बड़े स्तर पे और होता है वेव्स तरंगे जानने के लिए, तो उसके तहत तो हम केवल एक जानकारी ही प्राप्त कर सकते हैं कि यार प्रैक्टिकली रूप में इस प्रकार से वेव्स होती है और वोल्टेज होते हैं। तो हम एक अनुमान के तौर पर, प्रैक्टिकल के एक अनुमान के तौर पर तरंगों का, वोल्टेजों का जान करके हम काम करते हैं, जिससे हमको मोबाइल रिपेयरिंग थोड़ा सा बनाने में आसानी हो। सर ये आपके चिप में हाँ, ट्रांजिस्टर कहाँ होते हैं? ट्रांजिस्टर जो होते हैं ये होते हैं, ये देख सकते हैं आप, इस पे आप 3 इलेक्ट्रोड्स देख सकते हैं आप। यहाँ पर आप एक ब्लैक कलर का ही है? हाँ, ब्लैक कलर का है। इसमें आप ब्लैक कलर का में एक आप देख सकते हैं, ऊपर साइड एक इलेक्ट्रोड है और नीचे साइड ये 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं। ये ट्रांजिस्टर है, इस ट्रांजिस्टर में 3 इलेक्ट्रोड हैं। 3 इलेक्ट्रोड में आप एक इलेक्ट्रोड ऊपर होता है और इसके 2 इलेक्ट्रोड इसके नीचे होते हैं। तो ट्रांजिस्टर में यानी 3 इलेक्ट्रोड ही रहेंगे और इस 3 इलेक्ट्रोड में चिप जो ट्रांजिस्टर होता है, चिप ट्रांजिस्टरों की बहुत अच्छी पहचान ये होती है कि इसका एक आप ऊपर इलेक्ट्रोड देख सकते हैं और इसके 2 नीचे इलेक्ट्रोड दे सकते हैं। इसको क्या कनेक्ट करने का भी कोई विशेष तरीका होता है? हाँ, पीसीबी पे कनेक्ट करने का तरीका केवल ये होता है कि जब 2 इलेक्ट्रोड नीचे एक ऊपर है तो इसमें हमें मतलब प्रॉब्लम की कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है कि हमें इसको कैसे करना है, क्योंकि हम उसको निकालेंगे और लगा सकते हैं। क्योंकि एक चीज को, जिस चीज को आप निकाल रहे हैं उसी चीज को लगाएंगे आप। यदि 2-3 एक साथ निकालेंगे तो दिक्कत होगी, लेकिन एक एक करके आप काम करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि यार कौन सा हमने निकाला और कौन सा हमको लगाना है। तो उसमें आसान तरीके से आप जिस चीज को निकालोगे उस चीज को हम लगा सकते हैं। तो ये जो इनके जो 3 जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोड, हाँ, ये इनका कुछ नाम भी होता है? हाँ, इनका नाम होता है। वैसे ट्रांजिस्टर में कलेक्टर, बेस और एमीटर होता है। 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। अच्छा। कलेक्टर, बेस और एमीटर। हाँ, अभी इसमें फिर कैसे पहचानेंगे कौन सा कलेक्टर है, कौन सा एमीटर है? ये क्या होता है कि जो हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ये हम एक रिपेयरिंग के तौर पे बात करेंगे, क्योंकि जिसपे हम आसानी हो, क्योंकि ऐसे में यदि चेकिंग करते हैं हम तो एक हमारी डाउटफुल चेकिंग बन सकती है ना, उस पे हमेशा थोड़ा सा हमको संशय बना रहता है। इसलिए आपको हम केवल इस पे ज्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि जैसे ट्रांजिस्टर होते हैं, ये जो ट्रांजिस्टर है इनको भी जब चेक करना होता है तो इनको पीसीबी से निकालना पड़ता है। पीसीबी से निकाल करके इनको बहुत अच्छे तरीके से मल्टीमीटर से हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू हमें स्पष्ट दिखती है। इनकी वैल्यू के आधार पर हम कंपेयर कर लेते हैं और जान सकते हैं कलेक्टर, बेस, एमीटर। तो ये एक सिंपल तरीके से चेक हो जाते हैं। इसी प्रकार से यदि मान लो अब ये चिप कंपोनेंट्स है तो इसमें हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात ये हो जाती है, क्योंकि इसके नंबर कंपेयर करना और फिर इसके बाद इनकी रीडिंग मिलाना, मतलब कई चीजों का थोड़ा सा डाउटफुल बना रहता है। और लगे लगाई कंपोनेंट्सों में क्या होता है, चेक करने में हर कंपोनेंट एक दूसरे से कनेक्ट होता है। तो जब कनेक्ट होता है तो हम इसको एक दूसरे से कंपेयर यदि करते हैं, हम चेक भी करेंगे तो वह हमारे लिए थोड़ा डाउटफुल बना रहता है। तो उस आधार पे हम चेक करने में, इसकी एकदम परफेक्ट चेक करने में, सही खराब निकालने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है ना। तो इसलिए सबसे अच्छा एक ये भी होता है कि जैसे हम देख लेते हैं कि जिस सेक्शन में लगा हुआ है उस सेक्शनों को फॉल्ट जान करके हम कि हमारा फॉल्ट क्या है, उस फॉल्ट को जान करके समझ के हम उसको समझ जाते हैं कि इस सेक्शन में, यदि इतने सेक्शन में इस सेक्शन का काम क्या है, सर्किट के लिए किस लिए ये ट्रांजिस्टर यूज किया गया है। उसके बाद हम इसको एक पीसीबी से निकाल करके और इसका दूसरा ब्लैक बोर्ड ले करके ट्रेस कर करके हम सेम दूसरा लगा करके उस चीज को फॉल्ट क्लियर करके भी देख सकते हैं। नहीं, वैसे अगर थियोरेटिकली अगर समझा जाए तो ट्रांजिस्टर में 3 लेग्स होते हैं जो आपके इलेक्ट्रोड होते हैं। हाँ। तो इसका साधारण भाषा में इनका मतलब क्या हुआ है? तीन मतलब क्या हुआ है? बेस और आपके क्या एमीटर और कलेक्टर होता है। तो इनका क्या अलग अलग उपयोग काम है? हाँ हाँ, अलग अलग होता है। एक आधार होता है, एक संग्राहक होता है और एक उत्सर्जक होता है। अच्छा। मतलब एक थ्योरिकली बेस में ये बोला जाता है।
आधार और उत्सर्जक और संग्राहक होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये मतलब काफी थ्योरिकल पे होता है कि ये इन पर जो 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, इन पे कहना चाहिए कि एक जो होता है आधार बेस वगैरह जो होता है जिसपे सिग्नल दिए जाते हैं, और इसके बाद इसके संग्राहक और उत्सर्जक जो बने होते हैं वो हाँ आउटगोइंग होते हैं, जिस पर एक में सप्लाई भेजते हैं हम, एक पे सिग्नल 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, 3 इलेक्ट्रोड पर एक सिग्नल जाता है, तो एक सिग्नल जाता है और एक पे वोल्टेज भेजा जाता है। तो एक इनकमिंग होता है और एक इनकमिंग होता है और एक आउटगोइंग होता है, और एक वोल्टेज जो दिया जाता है जो कि एक वर्किंग करवाता है उस ट्रांजिस्टर को। तो ऐसे 3 अलग अलग उसके बटे हुए रहते हैं, एक इनकमिंग सिग्नल और एक आउटगोइंग सिग्नल और एक वोल्टेज जो दिया जाता है, तो उस ट्रांजिस्टर की कंप्लीट वर्किंग करवाता है ये। फिर जब पूरी कंप्लीट जब सिग्नल दोगे तो सिग्नल से ट्रांजिस्टर केवल वर्क नहीं करेगा, सिग्नल के साथ साथ उसको वोल्टेज देना पड़ता है। जब सिग्नल जाएगा और वोल्टेज जाएगा तो वो फिर ट्रांजिस्टर वर्क करता है, फिर उससे हमें आउटपुट प्राप्त होता है, और जो हमें आउटपुट उसका प्राप्त हुआ उसको हम बाद में दूसरी जगह भेजते हैं। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में 3 कंपोनेंट्स पे चर्चा की, रेजिस्टेंस, करंट के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने वाले पदार्थ, दूसरा कंडेंसर का क्या काम बताया था, सिग्नल से संबंधित वर्क करते हैं, वर्क करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, और तीसरा जो है ट्रांजिस्टर जिनके 3 लेग्स होते हैं, और इसका काम जो होता है जो सिग्नल्स और जो आपको जो भी करंट और वोल्टेज वगैरह मिल रहा है उसको प्यूरिफाई करना। तो ये 3 कंपोनेंट्स पे चर्चा की है। थोड़ा सा एक चीज और बताना चाहेंगे, जैसे रेजिस्टेंस और कंडेंसर वगैरह भी होते हैं, तो जैसे रेजिस्टेंस बताया गया धारा के मार्ग पे अवरोध वगैरह करना है, सिंपल कंडेंसर बताया गया कि सिग्नल बेस पे काम करना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये वोल्टेज के लाइन पर भी यूज ना होते हो, और रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस भी ऐसा नहीं है कि टोटल सिग्नल वोल्टेज के लाइन पे ही चलता हो, क्योंकि सर्किट कुछ ऐसे भी होते हैं जहां पर कि सिग्नल और वोल्टेज दोनों भी चलते हैं, तो वहां पर रेजिस्टेंस भी यूज किया जाता है, सिग्नल के लाइन पर भी और वोल्टेज की लाइन पर भी। इसी प्रकार कंडेंसर का भी रोल कॉल होता है कि वो भी यदि सिग्नल के साथ होता है तो कहीं वोल्टेज और सिग्नल दोनों चल रहे होते हैं, तो वोल्टेज की लाइन पर भी और सिग्नल के लाइन पर भी चल सकता है। तो मतलब दोनों जो है सिग्नल और वोल्टेज की लाइन पर भी सर्किट के ऊपर डिपेंड होता है कि सर्किट की कैसी डिमांड है, उस अनुसार उसको कंपेयर करके सर्किट भी अपने अपने लेवल पे आधार पर रेजिस्टेंसों और कंडेंसरों का भी यूज करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी जानकारी इसमें मिल पाई होगी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रांजिस्टर क्या होता है, कंडेंसर्स क्या होते हैं, इसका कंपोनेंट्स। हमारा उद्देश्य वैसे भी इसमें ज्यादा थ्योरेटिकली जानकारी देना नहीं था, बल्कि चिप में या पीसीबी पर आप पहचान सके कि कौन सा रेजिस्टेंस होता है, कौन सा कंडेंसर होता है, कौन सा ट्रांजिस्टर होता है, ये जानकारी देना था। हालांकि फिर भी सर ने काफी अच्छी जानकारी दी इसमें कि रेजिस्टेंस की टेक्निकल टर्म भी समझाई, ट्रांजिस्टर के बारे में बताया और कंडेंसर के बारे में बताया कि ये वोल्टेज और सिग्नल यानी इलेक्ट्रिकल टर्म्स और सिग्नल्स दोनों पर इनका उपयोग होता है। और पीसीबी में आप समझ सकते हैं कि इसके बिना तो पीसीबी इनकम्प्लीट है। ये बहुत ही 3 टेक्निकल टर्म्स के बारे में आपने जानकारी हासिल की। अभी और कंपोनेंट्स पे हम चर्चा करेंगे अगली वीडियो में, तब तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद।